हेलो गाइज, 20 जनवरी 2023 का एसएसटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में जाते हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1957-1958 में डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ पर अन्य पुरावे भी मिले हैं, जिनमें प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष सम्मिलित हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, जिसमें अपील या क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 1773 के एक्ट ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था। क्वेश्चन 3, कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुने। ऑप्शन ए मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कारण: क्योंकि इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। इसीलिए इसके इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति या कर्ज का सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन 4, पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए
40 खंभों का सभा भवन, ऑप्शन बी। मेहराबदार प्रवेश द्वार, ऑप्शन सी। 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, ऑप्शन डी। आयताकार आयाते। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहराबदार प्रवेश द्वार। 1192 में भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ अन्य क्षेत्रों सहित वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनमें भवनों के मेहराबदार प्रवेश द्वार थे, जिन्हें पिष्टक कहा गया। इन बनावट नीचे से सीधे शीर्ष पर जाकर गोलाई लिए त्रिभुजाकार थे। इनमें दरवाजे की ऊंचाई और आकर्षण बढ़ा था। विकास क्रम में इनकी लंबाई बढ़ती गई और लोधी काल तक यह पूर्ण विकास की अवस्था में पहुंच गए। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्म कांड शामिल थे। कारण, अशोक ने धम्म महात्मता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। अशोक ने महाधम्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इस प्रकार विकल्प डी के अंतर्गत दिए गए कथन ए गलत है और बी सही है। अशोक ने धम्म के चारों विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन 6, कथन ए तथा कथन बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का परिणाम मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। ऑप्शन बी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है और ए तथा बी में संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण हुआ। लोहे की खोज से बनी मजबूत कुल्हाड़ी ने जंगलों को तेजी से साफ किया। लोहे के फाल वाले हल लकड़ी के हल से अधिक गहरी जुताई करते थे। इनसे कृषि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन से व्यापार, व्यापार से शहरों का विकास हुआ, जिनमें चंपा, साकेत, कौशाम्बी आदि थे। क्वेश्चन 7, ऑप्शन ए बी, ए और बी कथनों पर वुड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नीति चरित्र का उत्थान होगा। ऑप्शन आर, पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और सी गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। वुड घोषणा पत्र यह तर्क देता है कि यूरोपीय
यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और पूर्व का साहित्य त्रुटि रहित नहीं बल्कि त्रुटिपूर्ण कहा गया था। इस प्रकार कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया और इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए आप। संग्राम सन। चौसा का युद्ध 1539 में। देखिए 1539 कहाँ पे है, ये तीसरे में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। खानवा का संग्राम 1527 में और खानवा का युद्ध 1528। चंदेरी का युद्ध 1528 में। अब देखिए आप ए का क्या होगा। ए का 3 देखो, ए का 3 कौन से में, ए का 1 2 ए का 3 डी में है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध करवाने में किसका योगदान था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय का, ऑप्शन बी ईश्वर चंद विद्यासागर का, ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले का, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय का। क्वेश्चन ए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया था। क्वेश्चन 10। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े, सही विकल्प को चुने। ऑप्शन ए 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण, क्योंकि अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अम्बेडकर जी का मुख्य लक्ष्य था मंदिर में प्रवेश। आंदोलन के जरिए देश में फैली सामाजिक और जातिगत कुरीतियों को खत्म कर सामाजिक असमानता को दूर करना चाहते थे। पिछड़े वर्ग के लोगों को इज्जत और सम्मान दिलाना चाहते थे। क्वेश्चन 11 देखिए आप। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करें। जो ये मटुआ पंथ है ये किसने लिखी थी। ये लिखी थी हरिदास ठाकुर ने। मटुआ पंथ हरिदास ठाकुर ने। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले ने। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अब देखिए आप मटुआ ए का कितना होगा। ए का 3। इसमें देखिए आप ए देखो ए में 3 होगा जिसमें वही आंसर होगा। ए का 3 ए में कितना है 2, ए में 4, ए में 1, 1 में 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
मटुआ पंथ किसने लिखा? हरिदास ठाकुर। सत्य सोजक समाज ज्योतिबा राव फूले। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। मटुआ पंथ एक धर्म सुधार आंदोलन है जो 1860 ईस्वी के आसपास अविभाजित बंगाल में शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत हरिदास ठाकुर ने की थी। सत्य सोजक समाज 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को भी मुक्त कराना था। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सही। ऑप्शन बी अधिकांश शुरुआती राष्ट्रपति नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो गया था, परंतु 1779 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और उनकी चुनौतियों से भारत में लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में सोचना शुरू किया। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एक अधिकार था। कारण महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का अधिकार स्थापित था। महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और वहां मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा। नोट 30 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया। क्वेश्चन 14 राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन अभिकथन ए और राज्यों कारण को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। अभिकथन ए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भारत के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि
असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। बी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इसी बंटवारे के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसी परिस्थितियों में भाषा के आधार पर देश को और विभाजित करना उचित नहीं था। इसलिए हमारे देश को भाषा के आधार पर बांटा नहीं जा सकता था। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की, जो न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। नोट: NCERT में लिखा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। क्वेश्चन 15 आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। सही। ऑप्शन बी, 80 मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। ऑप्शन डी, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। ऑप्शन डी, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, बी एंड डी। ऑप्शन बी, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी एंड डी। खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तु ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसमें तारे, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्का पिंड, ब्लैक होल, पल्सर आदि। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। और अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। ध्रुव तारा तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 434 की प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। क्वेश्चन 16 ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या छोटा प्रतिरूप है। ऑप्शन बी,
ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ऑप्शन सी, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। ऑप्शन डी, यह स्थिर और न घूमने वाला है। ऑप्शन ए, केवल ए, बी, सी तीनों हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए। ऑप्शन ए, बी, सी। ग्लोब पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड का एक मॉडल या छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार या प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्वेश्चन 17, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। ऑप्शन बी, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ऑप्शन सी, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए, शीत कटिबंध। ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी नहीं होगा, सॉरी। पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न है का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक ताप प्राप्त करता है। शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्रफल कहलाता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ये उत्तर गोलार्ध कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखाएं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन 18, पूर्व 82.5 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन 1 बजे अपराह है? तो 1 बजे से 5:30 लगा लें तो होंगे कितने? 6:30। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय मानक समय IST यह ग्रीनविच मीटर टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह है तो भारत का मानक समय 6:30 अपराह होगा। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट के देशांतर को मानक मध्य रेखा माना जाता है। भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 पूर्व देशांतर रेखा से की जाती है। इसे भारतीय मानक समय IST के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 1:10 डिग्री है और इसे ग्रीनविच लाइन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। क्वेश्चन 19, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं या पैदा होते हैं? ऑप्शन ए, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन बी, शीतोष्ण सदाबहार वन। ऑप्शन सी, शंकुधारी वन। ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, हेमलॉक, स्प्रूस शामिल है। शंकुधारी जंगल उन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां तापमान कम होता है। इन वनों से सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं तथा जिनकी शाखाएं नीचे की ओर
नीचे की ओर झुकी होती है, जिससे बर्फ इनकी टहनियों पर जमा नहीं हो पाती। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन अभिकथन, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण, क्योंकि वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भूमि की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताओं के बीच घनिष्ठ संबंध है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता रहता है और इससे प्राकृतिक वनस्पति बदल जाती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। यह ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसे 3 विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: वन, घास, स्थल और झाड़ियाँ। क्वेश्चन 21, समतापमंडल के बारे में दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन ए, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। कारण, यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समतापमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली गैसों से हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन 22, सही विकल्प चुने। मानसून पवने हैं: ग्रही पवने, मौसमी पवने, स्थायी पवने, स्थानीय पवने। उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसमी पवने। मानसून या पावस मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर